विज्ञान और जनसंख्या नियंत्रण। पृथ्वी की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। अनेक लोग इससे वास्तव में शंकित हो गए हैं। पूंजीवादी देशों में इससे शंकित होने के लिए यथेष्ट कारण भी है। वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ है जनता की अधिकाधिक दरिद्रता। किंतु सामूहिक अर्थनैतिक व्यवस्था के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने से शंकित होने का कोई कारण नहीं है। सामग्रिक जनसंख्या के आहार तथा वासस्थान की कमी होने पर मिलित प्रचेष्टा द्वारा जमीन की उत्पादिका शक्ति को बढ़ा लेंगे और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी, जल, वायु से मनुष्यों के खाद्य को तैयार कर लेंगे। यदि पृथ्वी एकदम कृपण भी हो जाए तो भूमि विहीन मनुष्य का दल विभिन्न ग्रह तथा उपग्रह में जा बसेगा। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था आज भी चालू है, वहाँ व्यक्तिगत भाव से पारिवारिक अभाव, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई जन्म नियंत्रण व्यवस्था का आश्रय ले तो उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। स्त्री तथा पुरुष के शरीर में विकृति लाकर या उनकी प्रजनन शक्ति को सदा के लिए नष्ट करके जन्म नियंत्रण की प्रचेष्टा का समर्थन कभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे करने से किसी भी मुहूर्त में उन लोगों में उग्र प्रकार की मानसिक प्रतिक्रिया दिखाई दे सकती है। आज की समस्याएं। विज्ञान द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। यह बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। विज्ञान की निंदा कर इसकी अग्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। जो इस तरह की चेष्टा करना चाहेंगे वे स्वयं पीछे पड़ जाएंगे तथा वर्तमान जगत में अप्रयोजनीय माने जाएंगे। मनुष्य वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अपनी आयु को भी अवश्य बढ़ा पाएंगे। कुछ विशेष क्षेत्रों में मृतकों में भी प्राण का संचार कर पाएंगे। विज्ञान के उस सुदिन को शीघ्र ही लाने की प्रचेष्टा निश्चय ही जीव सेवा का एक अंग है। एक दिन वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मनुष्य मानव शिशु का निर्माण करना सीखेंगे। उस समय संभव है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुकूल संतान प्राप्त कर सकेंगे। प्रयोगशाला द्वारा निर्मित शिशु आज के मानव की अपेक्षा बुद्धि वृत्ति में या साधना द्वारा आध्यात्म संपद प्राप्ति में किसी तरह पीछे नहीं रहेंगे। आज विज्ञान विरोधियों का कहना है कि मनुष्य एक जीवित वस्तु की रचना तो कर दिखाए, भविष्य में मनुष्य उसका निर्माण कर ही इस प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रज्ञा का विकास उस काल में मनुष्यों के अधिकाधिक आध्यात्म भावपन्न कर पाएगा। सगुण ब्रह्म आज प्रत्यक्ष भाव से जो कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी में उनका वह कार्य अधिक से अधिक अंश में क्रमशः मानवीय आधार के माध्यम द्वारा होता रहेगा। किंतु उस समय मानव देह की प्रजनन शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। आज की समस्याएं। प्राणी जगत और उद्भिद जगत दोनों ही क्षेत्रों में उन्नत प्रजाति की उद्भूति के लिए अच्छी जाति के बीज, उर्वर भूमि, पर्याप्त खाद्य, प्रकाश, हवा, जल अपरिहार्य है। इस विचार से अन्य जीवित सत्ताओं के साथ मनुष्य का कोई भेद नहीं है। इसीलिए मानव समाज के मामले में भी उन्नत प्रजन्म तैयार करने के लिए उपयुक्त पुरुष और नारी का निर्वाचन काम्य है।
जब तक वैज्ञानिक गवेषणागार में मानव शिशु सृष्ट न हो, तब तक यदि इस ओर ध्यान न दिया जाए तो वह समाज के लिए क्षतिकारक बन जाएगा। समाज के लिए यह कल्याणकारी होगा यदि उन्नत बुद्धि और मेधा संपन्न लोग अधिक संतानों को जन्म दें। इन शिशुओं के लालन पालन का दायित्व समाज या सरकार को लेना होगा। दूसरी ओर यदि उन्मानस स्वभावगत रूप से अकर्मा और उन्मादी लोग अधिक संतानों को जन्म न दे तो वह समाज के लिए क्षतिकारक होगा। इसीलिए किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के बिना ही यदि उनकी प्रजनन क्षमता स्थायी रूप से नष्ट कर दी जाए तो समाज उससे लाभान्वित ही होगा। कनिका में प्रउत 13वां खंड, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। निहित स्वार्थवादी लोग यह नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो, क्योंकि उससे अपनी संचित भौतिक संपदा का दूसरों के साथ भाग बंटवारा करना पड़ेगा। पूंजीवाद बुद्धिजीवी श्रेणी का सर्वात्मक विनाश चाहता है, क्योंकि उससे वे शोषण का पूरा मौका पा जाएंगे। बुद्धिजीवी श्रेणी साधारणतः मध्यवित्त श्रेणी से पैदा होती है। पूंजीवादी लोग परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से मध्य वित्त श्रेणी की संख्या वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। इसीलिए ये व्यवस्थाएं पूंजीवादी व्यवस्था के हिस्से हैं। युगों युगों से पूंजीभूत कुसंस्कारों के चलते जनसाधारण इन व्यवस्थाओं की सहायता लेने के अनिच्छुक होते हैं। मध्यवित्त श्रेणीभुक्त बुद्धिजीवी लोग इन व्यवस्थाओं का अवलंबन करके इसका शिकार बन जाते हैं। प्राउटिस्ट समाज व्यवस्था में इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। इस पृथ्वी की समग्र जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्रचुर खाद्य सामग्री वर्तमान है। वैज्ञानिक उत्कर्ष के माध्यम से लोग केवल टेबलेट पर ही जीवित रहने में सक्षम होंगे। प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तालमेल रखने के लिए जो आवश्यक परिवेश जरूरी है, वैसे परिवेश की सृष्टि में ही मनुष्यत्व की महिमा निहित है। कृत्रिम पद्धति का अवलंबन कर प्राकृतिक व्यवस्था का अवदमन वांछनीय नहीं है। नारी और पुरुष की प्रजनन शक्ति को कृत्रिम उपायों से नष्ट कर डालने को कहते हैं कृत्रिम वन्यकरण। मनुष्य के देह और मन पर इस पद्धति के कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। वंध्याकरण के फलस्वरूप मनुष्य में ग्रंथिगत परिवर्तन आता है और इस ग्रंथिगत रसक्षरण में परिवर्तन के चलते मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के मामले में भी अंततः व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मनुष्य क्लीवत्व में परिणत होता है। प्रौत के मत से केवल उन्हीं की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना उचित है जो शारीरिक विचार से अत्यधिक अपंग हो और जन्मजात सहजात अपराधी हो। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही कृत्रिम उपाय से बहुसंख्यक मानव शिशुओं को जन्म देगा। टेस्ट ट्यूब बेबी। यह पद्धति जब व्यापक तौर पर चालू होगी तब प्रकृति नारी और पुरुष की प्रजनन शक्ति पूरी तरह छीन लेगी। ठीक जिस प्रकार कभी आदि मानव
पिथिकास से धीरे धीरे आज के मनुष्य का शारीरिक परिवर्तन संसाधित हुआ है। जिस दिन प्रकृति मनुष्य की प्रजनन शक्ति छीन लेगी और वैज्ञानिक गवेषणागार में मानव शिशु का जन्म होगा, मानव सभ्यता के उस अनागत भविष्य के दिनों के संबंध में चर्चा काफ़ी चित्ताकर्षक है। कुछ नई सृष्टि करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। इस प्रवृत्ति की प्रेरणा से मनुष्य नित्य नवीन वस्तु की सृष्टि करता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है और विभिन्न अज्ञात विषयों के संबंध में गवेषणा जारी रखता है। सृष्टि के इस आंतरिक तकाजे से ही मनुष्य संततियों को जन्म देता है। यह जो सृष्टि की ऐषणा है, यह जब मनुष्य के आंतरिक देवता की उपलब्धि के लिए परिचालित होती है, तब उसे कहा जाता है ईश्वर प्रेम। साधना के माध्यम से यह उपलब्धि अर्जित होती है। अन्यथा यह जो सृष्टि की ऐषणा है, इसे कहा जाता है काम। इस सृष्टि की ऐषणा का एक महत्वपूर्ण भाग संतानोत्पत्ति के काम में खर्च होता है। जब वैज्ञानिक गवेषणागार में मानव शिशु का जन्म होगा और प्रकृति मनुष्य की प्रजनन शक्ति छीन लेगी, उद्वृत्त सर्जनशील ऐषणा महत्तर सृष्टि के लिए परिचालित होगी। इसके द्वारा और भी नवीनतर और उन्नततर बहुत कुछ आविष्कृत और उद्भावित होगा। मनुष्य अपने जीवन को अधिकतर उत्कर्ष के पथ पर परिचालित करने का अवसर प्राप्त करेगा। मानव शक्ति के सद्व्यवहार की इस दिशा की बात अभी तक किसी ने नहीं सोची। मनुष्य की सर्वात्मक और विपुल संभावना की बात अभी तक विचार कर देखी ही नहीं गई। इस दृष्टि से देखने पर प्रभुत्व अवश्य ही एक अभिनव तत्व है। वैज्ञानिक गवेषणागार में दो प्रकार के मानव शिशुओं का जन्म होगा, एक यांत्रिक और दो जीव वैज्ञानिक। यांत्रिक शिशु विद्युत शक्ति नियंत्रित पुतलों जैसे होंगे। इन शिशुओं के विभिन्न अंग प्रत्यंग देह संरचना के विभिन्न उपकेंद्रों से परिचालित होंगे। इन सभी शिशुओं में कोई भी स्नायुगत यौन क्षमता नहीं होगी और स्नायु तंत्र के नहीं रहने से वे आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकेंगे और उनमें सुख दुख की अनुभूति भी नहीं रहेगी। वंश विस्तार में भी उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। वे मात्र अपने मालिक के निर्देश के अनुसार नीरव और अनुगत भृत्य की तरह मनुष्य की सेवा करते रहेंगे। इन यांत्रिक शिशुओं की तुलना में जीव वैज्ञानिक शिशुगण बहुत उन्नत होंगे। वैज्ञानिक गवेषणागार में कृत्रिम पद्धति से ओवा और स्पर्मेटोजोआ तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्वरूपतः रासायनिक यौगिक है। स्पर्मेटोजोआ और ओभा के मिश्रण से गवेषणागार में भ्रूण तैयार होंगे। इस कृत्रिम पद्धति से जात मानव शिशु को कहा जाएगा जीव वैज्ञानिक शिशु। मस्तिष्क समेत पूरा शरीर ही तैयार किया जाएगा, परंतु मानव देह के परिचालन के लिए मन जैसी एक चीज़ का रहना जरूरी है। वह मानवीय प्रचेष्टा के बाहर है। मानव आधार के स्वाभाविक विवर्तन के साथ संतुलन रखते हुए उस गवेषणाजात भ्रूणदेह में प्रकृति एक विदेही मन को प्रतिस्थापित कर देगी। गवेषणागार सृष्ट
मानव शिशु संस्कार मुक्त नहीं है। इससे यही प्रमाणित होगा। चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के साथ साथ साधारण मनुष्य की तुलना में गवेषणागार जात शिशुओं को दीर्घ जीवन प्रदान किया जाएगा। भविष्य के लोगों के लिए उनके अंग प्रत्यंगों को विच्छिन्न कर केवल मस्तिष्क की सहायता से यत्र तत्र अबाध विचरण करना संभव होगा। इस प्रकार के शिशुओं के देह यंत्रों का परिवर्तन किया जाएगा, किंतु मस्तिष्क का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर विशेष विशेष संस्कारों का एक समूह निहित होता है। इसीलिए मस्तिष्क के परिवर्तन का अर्थ है पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व का परिवर्तन। मस्तिष्क बहुसंख्यक स्नायु कोशों का समाहार है, जिसकी सामग्रिक परिणति में मनुष्य का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसलिए स्नायु कोशों में परिवर्तन न लाकर तथा मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन न लाकर मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। गवेषणागार सृष्ट शिशु के जन्म के साथ ही प्रकृति मनुष्य की प्रजनन शक्ति छीन लेगी। इसलिए मनुष्य स्वेच्छा से तब संतान पैदा नहीं कर सकेगा। उसके बदले वे वैज्ञानिक गवेषणागार में कृत्रिम शिशु को जन्म देंगे। गवेषणागार संजात उन सभी शिशुओं में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। यद्यपि उनमें दुख सुख की अनुभूति रहेगी, उन्हें प्रचंड जागतिक और भौतिक संघर्षों के बीच जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप वे टैबलेट खाकर ही लगातार जीवन यापन कर सकेंगे। उनको कोई पारिवारिक बंधन नहीं होगा, क्योंकि गवेषणागार में रासायनिक यौगिक सम्मिश्रण में उन शिशुओं का जन्म होगा। जागतिक सुख भोग के मामले में उनमें अरुचि दिखाई देगी। हमारे लिए ऐसे एक दिन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव नहीं है जब गवेषणागार जात ये शिशु सोचेंगे कि प्रकृति के प्रति उनमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, जीवित रहने में कोई लाभ नहीं है, भोजन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस विषय पर अब न सोचना ही अच्छा है। जो भी हो, यह भूल जाने से काम नहीं चलेगा कि गवेषणागार जात शिशु बड़े बड़े साधक होंगे, क्योंकि वे अपने जीवन में अपने अंतर्निहित असंपूर्णता के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक सजग रहेंगे। इसलिए उन्हें जितना अधिक अवसर मिलेगा उतनी अधिक साधना करेंगे। प्राउड इन अ नटशेल, पार्ट 15 टॉक्स ऑन प्राउड।